तो सुपुत्र और आज आप वापस आपके जो पोते भी आए, तो आप कितने खुश हैं? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जब ये बच्चे मेरिट में आए, और मेरा हमेशा सपना था कि मेरे बच्चे टॉपर रहे। मैम थोड़ा इमोशनल हो गए, दिव्यम के दादी जी। अभी मैं 6th क्लास में हूँ और मैं 99.8%। आप भी अब इनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे? हाँ तोड़ तो सकती हूँ। हर दिन रेगुलरली मैं एवरेज 5-6 घंटे पढ़ता था। नमस्कार, मैं हूं सूरज राठौड़, आप देख रहे हैं ऑनलाइन पाली। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे परिवार से कराएंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी रहा है। आज हम आपकी मुलाकात टॉपर फैमिली से करवाएंगे, जहां पूरा के पूरा परिवार शुरू से टॉपर रहा है। हम दिव्यम माहेश्वरी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। दिव्यम, ऑनलाइन पाली के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके 10th CBSE में कितने परसेंटेज बने और इसके पीछे क्या मेहनत रही आपकी? मेरे 96.4% बने और इसके पीछे मेरी स्टडी टेक्निक्स और स्टडी के अलावा भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हेल्पफुल रही। जैसे कि मैं टाइम टेबल से पढ़ता था रेगुलर, एक दिन बहुत सारा नहीं, रेगुलर हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर दिन रेगुलरली मैं एवरेज 5-6 घंटे पढ़ता था। आपकी पढ़ाई कौन से स्कूल से, उसका नाम बताइए। सेंट्रल एकेडमी। आप अपने जो भी आपकी पढ़ाई का जो श्रेय किसको देते हैं? आपका आइडियल किसे मानते हैं आप? आइडियल पापा को। और जो आजकल के जो भी जनरेशन है वो मोबाइल को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो है कि भाई मोबाइल चलाना ही चलाना है, सोशल मीडिया है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है जो दूसरे आपके स्टूडेंट हैं उनको? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों को तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं तो व्हाट्सएप के अलावा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं था। पढ़ाई के टाइम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बिल्कुल यूज़ नहीं, या तो फिक्स टाइम फ्रेम डिसाइड कर लो कि इतनी देर 15-20 मिनट रात को, 15-20 मिनट सुबह मैं चेक करूँगा, और उसके अलावा पढ़ाई के टाइम पे बिल्कुल बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो ये कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके इतने परसेंटेज बने, अब आपका आगे करियर क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं, आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं कॉमर्स फील्ड में जाकर MBA साइड जाना चाहता हूँ और अल्टीमेटली मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। दर्शकों, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दिव्यम के पिताजी से, हरीश माहेश्वरी से जानना चाहेंगे कि आपके जो सुपुत्र है उन्होंने अभी इतने परसेंटेज बनाए, उसको लेकर सर आपकी क्या है और आप आगे कैसे आप देखते हैं, इनको क्या करवाएंगे आगे? ये जो परसेंटेज बने हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि जो प्लान्ड स्टडी फ्रेम हमने बनाया था और एक अनुशासित तरीके से हम लोगों ने एक पढ़ाई का एक माहौल घर में क्रिएट किया था, और हर रोज़ एक सिस्टमेटिक स्टडी प्लान से हम लोग चले, उस प्लान के एग्जीक्यूशन की वजह से हमको ये रिज़ल्ट मिला है। तो यानी यदि एक संतुलित रूप से मेहनत की जाए तो उसका संतुलित परिणाम मिलता ही है। ये हमको पुनः इस बात की तसल्ली हुई है, जो हमको पहले भी पूर्व में भी इस तरह के रिजल्ट्स मिले थे, अभी इस बात की फिर से पुष्टि हुई है। और रहा आगे कुछ करवाने का सवाल, तो हमने 100% ये डिसीजन दिव्यम पे छोड़ा है कि इसको आगे साइंस लेनी है या कॉमर्स। तो इसका ये रुझान रहा कि इसको कॉमर्स फील्ड में आगे पढ़ना है, और कॉमर्स में भी एंटर हुआ है। 1 साल 2 साल तक ये कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ेगा, उसके बाद इसको CA, MBA, बिजनेस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ इसका इंटरेस्ट रहेगा वो फील्ड, वो स्ट्रीम इसको चुनने की पूरी आज़ादी रहेगी। हम लोग मार्गदर्शन कर देंगे, अल्टीमेट डिसीजन इसी का होगा। जैसा कि सर हमें जानकारी मिली है कि आप भी पूर्व में टॉपर रहे, उसके बारे में सर थोड़ा बताएं। जी हाँ, 1994 में मेरी राजस्थान में फर्स्ट पोजीशन थी। उस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर हुआ करता था, CBSE बोर्ड नहीं था, तो उस समय पूरे राजस्थान में कॉमर्स स्ट्रीम में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। और सर उसके बाद में आपकी फैमिली से और भी कोई मेंबर ऐसा रहा जो पहले टॉपर रहा? जी हाँ, उसके बाद में जैसा कि होता है कि फैमिली में एक मेंबर को यदि एकेडमिक्स में बहुत अच्छे अचीवमेंट्स मिलते हैं, उससे जो नेम एंड फेम मिलती है। संदीप मानधना नाम है मेरे छोटे भाई का। जब 94 में मेरी रैंक आई थी, तो उसके बाद वो उस समय तक वो नॉर्मली पढ़ाई करता था, लेकिन रैंक आने के बाद उसको ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। एक जागृति उसके मन में आई और उसने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली पढ़ना शुरू कर दिया, और उसने ये एडवाइस लेना शुरू कर दिया कि मुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए, और उसको फॉलो भी करना शुरू किया। उसका परिणाम रहा कि 99 में उसकी पूरे राजस्थान में 2nd पोजीशन थी। उसके पहले जब उसने 10th का एग्ज़ाम दिया था 97 में, तो उस समय 15 कैंडिडेट्स की मेरिट बनती थी स्टेट बोर्ड की, उसमें उसका 16वां नंबर था और सिर्फ 1 मार्क से वो मेरिट से चूक गया था। उसके बाद उसने ये लक्ष्य बना लिया कि अब मुझे इतनी मेहनत करनी है कि 12th में मुझे मेरिट में आके पापा मम्मी का सपना पूरा करना है, एंड ही डिड इट। उसने वो किया। 12th में मेरिट में आने के बाद उसने यूनिवर्सिटी में भी उसकी पोजीशन थी। उसने फिर CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया, उसमें पूरे इंडिया में उसकी 10th रैंक थी। देन उसने MBA किया नरसिम्हा इंस्टीट्यूट से, MBA फाइनेंस में। वहाँ तक वो रुका नहीं,
उसको लगा कि अभी मोर फेदर इन द कैप होने चाहिए। फिर उसने CFA इंटरनेशनल क्लियर किया, जो उस समय बहुत टफ डिग्री मानी जाती थी। फिर उसने FRM का कोर्स किया, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। फिर PRM का कोर्स किया एंड उसके बाद वो लंदन में उसने जॉब किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो FSA, जैसे हमारे यहाँ पे RBI इंस्टीट्यूट है वैसे वहाँ FSA है, उसमें उसने 5 इयर्स तक सर्विसेज दी। एंड राइट नाउ वो अभी सिंगापुर में है, DBS बैंक जो है उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है। एंड वो भी बहुत खुश हुआ जब उसने दिव्यम का रिजल्ट सुना, तो उसको लगा कि जो फैमिली की परंपरा है वो आगे बढ़ रही है, तो उसने भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेज़ भेजी दिव्यम को वहाँ से। तो इस तरह से सरस्वती जी की कृपा रही और ये रैंक्स का सिलसिला चलता रहा है और इस परचम को दिव्यम ने आगे थाम के रखा है और अभी 10th का रिजल्ट आपके सामने है। तो जो अभी दिव्यम का रिजल्ट आया तो कितना गैप रहा आपके रिजल्ट के बीच में? आपको वैसे पुरानी यादें वापस याद आ गई होगी, उसके बारे में बताएं। जी हाँ, एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि उस समय मार्किंग सिस्टम जो थे उसमें मार्क्स थोड़े से टाइट दिए जाते थे, मार्क्स कम दिए जाते थे और मेरे 87% में पूरे राजस्थान में फर्स्ट पोजीशन थी और 87% आने के बाद में जो सेकंड रैंकर था मेरे साथ में, उसकी मेरे से 12 मार्क्स का डिफरेंस था। तो आप समझ लीजिए कि अभी 87% में तो लास्ट मेरिट भी नहीं बनती। अब मार्किंग थोड़ी सी लिबरल हुई है, इवन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में भी अब पूरे मार्क्स आने लगे हैं। उस वजह से अब 95+ मार्क्स आने पर ही मेरिट बन सकती है, उससे कम में अब मेरिट नहीं बनती। तो ये एक डिफरेंस परसेंटेज वाइज बहुत गैप बढ़ गया है इसमें। ये जो आज के जो पेरेंट्स हैं, आप उनको क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगे कि वो भी दिव्यम की तरह पढ़ाई करें? कैसा क्या करें, आप उनको बताएं कि वो कैसे अपने बच्चों को गाइड करें? मेरा ऐसा मानना है कि ना, बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय अच्छे से पढ़ना, तरीके से पढ़ना, ये भी एक ट्रिक है, ये एक टैक्ट है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पढ़ना और दिन भर पढ़ने से आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ऐसा नहीं है। हमने मेरे केस के बाद में मेरे छोटे ब्रदर को भी उसी तरह से मैंने मोटिवेट किया था, उसी तरह से उसको ट्रिक्स कुछ बताई थी। वही ट्रिक्स हमने अभी दिव्यम पे भी अप्लाई की। वो ये है कि आप प्लानिंग करके पढ़ें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्ज़ाम्स के 100 डेज़ पहले, पूरे 100 डेज़ का हमारे पास एक टाइम टेबल था रिटन फॉर्म में कि हमको किस दिन क्या पढ़ना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम एग्ज़ाम में, हम पूरा सेशन शुरू होते ही छोटे छोटे कुछ टारगेट्स बना लें कि हमको इतने टाइम फ्रेम में ये तैयारी करनी है। उसमें सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ उसकी जो दूसरी हॉबीज़ है, चाहे वो म्यूज़िक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है या मूवीज़ देखना है, इन सब के लिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम हम लोग निर्धारित करें। जैसे दिव्यम के लिए हमने इसकी हॉबीज़ के साथ साथ डेली रूटीन में हमने योग प्राणायाम भी ऐड किया था। तो ऐसी सब चीज़ों से पढ़ाई करने में कम टाइम में भी ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। दिव्यम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके परसेंटेज उतने नहीं बन पाते जितने आपके बने हैं और टॉपर्स के बने हैं, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनके लिए आप बताइए कि परसेंटेज क्या मैटर करते हैं लाइफ में? परसेंटेज सब कुछ नहीं है, ऑब्वियसली वो तो सब जानते हैं आजकल। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि परसेंटेज से ही उनकी पूरी लाइफ डिसाइड होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परसेंटेज तो सिर्फ, ये तो एग्ज़ाम तो सिर्फ ये टेस्ट करता है कि आपने प्रिपरेशन की है, कि प्रिपरेशन कितनी की है। ये आपको टेस्ट नहीं करता है। आपके अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग बच्चों में अलग अलग पोटेंशियल होते हैं। कुछ पढ़ाई नहीं कर पाते तो उनके अलग चीज़ों में ज़्यादा हॉबी या ज़्यादा टैलेंट रह सकता है। तो आपको देखना है कि आपका टैलेंट कहाँ पर है। दिव्यम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे? मेरी हॉबी म्यूज़िक है, मैं गिटार बजाता हूँ और सीखता हूँ। मैं योगा प्राणायाम भी करता हूँ सुबह, जिससे कि मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है और जिससे मुझे पढ़ाई में भी हेल्प मिलती है। मैं मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। मूवीज़ भी रोज़ नहीं, बस, और सारी नहीं, जो मूवीज़ जिससे सीखने को मिले या फिर जो लाइट कॉमेडी हो, उस टाइप की मूवीज़। हम दिव्यम के पिता से जानना चाहेंगे कि जो आजकल का जो ये भागदौड़ भरा दौर है और सब स्टूडेंट चाहते हैं मैं टॉपर बनूं, तो आप जितने भी अभिभावक, उनको एक मैसेज दीजिए कि क्या परसेंटेज सब कुछ है या बच्चे पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उसको लेकर सर आप कुछ बताएं। प्रेशर में आके किया गया कोई भी काम सक्सेस नहीं दे सकता है, मेरा ऐसा मानना है। और जो हमने दिव्यम के लिए भी यही किया, हमने टॉपर आना, हमने अपने कभी भी मापदंड नहीं रखा। हमको टॉप करना है ये मापदंड नहीं होना चाहिए, हमको हमारा बेस्ट करना है ये मापदंड होना चाहिए। तो जिस बच्चे में जो भी टैलेंट है, प्रयास में कमी नहीं हो, ये ज़रूरी है। हमने यही सोचा था कि हमको ये रिग्रेट करने को ना रहे कि 10th के बाद, रिजल्ट के बाद हमारे मन में ये बात आए कि हम काश कुछ और प्रयास कर लेते। प्रयास पूरे मन से किया जाए, 100% एफिशिएंसी के साथ किया जाए। उसके बाद रिजल्ट जो है वो ईश्वर पे और थोड़ा भाग्य पे छोड़ देना चाहिए। और मार्क्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अपनी एफिशिएंसीज़ में जहाँ जो कमियाँ हैं उनको एक पीरियडिक चेक करना चाहिए। जैसे कि स्कूल में भी एग्ज़ाम्स होते हैं, घर पे भी सेल्फ टेस्ट वगैरह लेकर के ये देखना चाहिए कि हमारे वीक एरियाज़ कौन से हैं
उन वीक एरियाज़ को ठीक करने के लिए पॉलिशिंग करनी चाहिए। उस पॉलिशिंग को करते करते धीरे धीरे मार्क्स में जो इम्प्रूवमेंट आए उस तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रेशराइज करके टारगेट्स मार्क्स का सेट नहीं करना चाहिए। सर आपके टाइम में आप टॉपर रहे, उस टाइम सर आपको कोई प्रोत्साहन राशि या ऐसा कुछ मिलता जैसे आजकल हमारे जो टॉपर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को राशि देती है, वैसे आपके टाइम में ऐसा कुछ सिस्टम था सर? जी हाँ, उस समय जो 15 अगस्त को जो प्रोग्राम होता था उस समय जयपुर में एक स्पेशल प्रोग्राम होता था। उसमें 12th के तीनों स्ट्रीम के टॉपर्स और 10th के टॉपर्स को वहाँ पे बुलाते थे। राज्यपाल के वहाँ पे राज्य भवन में एक स्पेशल प्रोग्राम होता था। उसमें सारे मंत्री लोग होते थे, मुख्यमंत्री जी होते थे और राज्यपाल महोदय भी होते थे। उस समय वहाँ पे गोल्ड मेडल वहाँ पे दिया जाता था और बहुत ही सम्मानजनक होता था। जब एक भारत सरकार के लोगो वाला इन्विटेशन कार्ड मिलता था आपके और आपकी फैमिली के लिए, तो बहुत ही एक प्रेस्टिजियस मोमेंट होता था वहाँ उस फंक्शन को अटेंड करना। उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से भी अजमेर में एक सेरेमनी होता था, उसमें गोल्ड मेडल वो लोग बुला करके सम्मानित करते थे। और यहाँ पाली में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर सर के द्वारा भी पुरस्कार और मेडल दिया जाता था इस तरह से। ये कुछ पुराने उस समय के मेडल्स हैं जो विभिन्न अवसरों पे सम्मान के रूप में मिले थे। इसमें मेरे और मेरे छोटे भाई संदीप के दोनों के मेडल्स हैं। दिव्यम के दादाजी से हम बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण मानधना। सर अभी हमने दिव्यम के पिताजी से बात की, अब जो हरीश जी उनके भी आप पिताजी रह चुके हैं, वो भी उस टाइम में टॉपर है, तो वो मोमेंट आपके टाइम कैसा रहा था सर? वो बहुत ही शानदार रहा था और एजुकेशन में ये अपने रेगुलरिटी रखता था और नाइट में कभी भी इसको 11 बजे के बाद पढ़ने का अलाउ नहीं था। बिल्कुल रेगुलरली पढ़ो और कंपटीशन में भाग नहीं लेना है। आज का युग तो कंपटीशन हो गया, अपने को अपनी पढ़ाई अच्छी करनी है, दूसरा क्या करते हैं उसका ध्यान नहीं रखना। और जो अभी आपके जो पोते हैं उनके भी अभी टॉपर रहे, वो उनको लेकर सर कैसा है, आप खुश हैं? हाँ एकदम बहुत खुश क्या है। रेगुलरिटी हमारा वो क्या है कि मूलधन से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। तो आपकी जो पुरानी यादें थी वो वापस ताज़ा हो गई सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% ताज़ा हो गई। और दादे पोते का कैसा है सर, मतलब ये आप कुछ गाइडेंस देते हैं इनको पढ़ाई की और दूसरी एक्टिविटी की? विशेष ज़्यादा नहीं, क्यों अपने आप ये सेल्फ अपने हिसाब से सही चलता है। थोड़ा बहुत कभी लगता है ना तो इशारा कर देते, समझ आता है, ये इशारे में समझ आता है बात को। तो ये थे दिव्यम के दादाजी। अब हम दिव्यम की माताजी से बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं दिव्यम की माताजी से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी पहली टीचर होती है, पहली जो हमारी शिक्षिका होती है वो हमारी माँ होती है। तो हम दिव्यम की माँ से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने कैसे दिव्यम को पढ़ाई में तैयारी की, कैसे सपोर्ट किया। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम आपका नाम बताइए और अभी दिव्यम टॉपर आया है उसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा नाम सोनल माहेश्वरी है। दिव्यम के लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि उसका बेस बहुत ही पक्का हुआ है। जैसे कि वो फादर स्टूडेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है। प्रदीप सर ने काफ़ी अच्छा गाइड किया उसको। मैंने भी शुरू में पढ़ाया है और अभी तक उसने कोई कोचिंग्स नहीं ली है। जो कुछ किया है उसने सेल्फ ही किया है एंड ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। जैसा कि दिव्यम के पिताजी भी टॉपर आए और अब दिव्यम भी टॉपर आए, उसको लेकर आप डबल खुशी होगी आपके मन में? हाँ, जैसे सुनते हैं पाली में सब तारीफ़ करते हैं कि ये भी बहुत टॉपर रह चुके हैं, रैंकर रह चुके हैं, तो अब अच्छा लगता है। दोनों के लिए एक साथ सुन के बहुत अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं दिव्यम की दादी जी और हरीश जी की माता जी से। प्रेमलता मानधना है मेरा नाम। बेहद खुशी हुई मुझे दिव्यम की मार्कशीट जब आई और हमने देखा इसके रिजल्ट, बहुत खुशी हुई। और इसकी मेहनत भी बहुत थी, बहुत मेहनत करी इसने और रेगुलर वाला है। ये जो चीज़ ठान लेता है वो करके रहता है और व्यवस्थित सुव्यवस्थित करता है। ये हर काम सुव्यवस्थित है इसका। हम लोग हमेशा बोलते हैं इसका काम चाहे कितना भी जल्दी में इसको आवाज़ दो, ये अपना काम बिल्कुल व्यवस्थित करके आएगा, ऐसे बीच में नहीं छोड़ता है। ये इसकी खूबियाँ हैं। तो अभी आपको डबल खुशी होगी जब आप पहले आपके सुपुत्र आए टॉपर, दोनों सुपुत्र, और आज आप वापस आपके जो पोते भी आए, तो आप कितने खुश हैं? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जब ये बच्चे मेरिट में आए और मेरा हमेशा सपना था कि मेरे बच्चे टॉपर रहे। मैम थोड़े इमोशनल हो गए दिव्यम के दादी जी। आइए हम अब दिव्यम की सिस्टर से बात करते हैं, छोटी सिस्टर। दिव्यम की सिस्टर का स्वागत है ऑनलाइन पाली में। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए और आपके भैया अभी 10th CBSE में टॉपर आए, तो कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम राधिका माहेश्वरी है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप कौन सी क्लास में? 6th। अभी मैं 6th क्लास में हूँ और मेरे 99.8% आप आगे भी आप भी अब इनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे? हाँ हाँ, तोड़ तो सकती हूँ।
तो ये हमारे साथ थी एक टॉपर फैमिली। टॉपर तो आपने बहुत देखे होंगे। आज हमने मुलाकात की पूरी पूरी फैमिली, जिसमें उसके बच्चे के पिताजी, बच्चा खुद और उसके अंकल, तीनों के तीनों टॉपर रहे हैं। तो साथियों, हम ऑनलाइन पाली के माध्यम से आपसे यही कहना चाहेंगे कि प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, परसेंटेज की जगह है, सब अपने अपने फील्ड में माहिर होते हैं। तो सभी स्टूडेंट से यही एक सलाह है कि भाई परसेंटेज आप बनाएं, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और दूसरी एक्टिविटी पर भी ध्यान दें। आप कोई भी गलत कदम ऐसा ना उठाएं या मतलब अपने आप को कंपेयर ना करें कि भाई उसके ज़्यादा परसेंटेज है, उसके कम है। धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए ऑनलाइन पाली को सब्सक्राइब करें।